नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और आज मेरे फ्रेम पर कर्मचारियों के बीच बहुत ही चर्चित और दिल्ली के कर्मचारी जिसको रूबरू जानते हैं, डीसी कपिल साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हुए मैंने बहुत बार देखा है, और इस बार भी जब देख रहा हूं और सुन रहा हूं और आज पूछने वाला हूं, आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, कर्मचारियों की लड़ाई है वो। कपिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मजदूरों की लड़ाई की आवाज को सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं लगातार। एमसीडी के अंदर बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो आपकी सराहना करते हैं, आपकी हिम्मत की, शुक्रिया सर। आपके सवालों की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा, एक बहुत बड़ा कार्यकाल, बहुत लंबा कार्यकाल आपने इस निगम के बीच निकाल दिया, इस कर्मचारी को देखते हुए निकाल दिया, इसकी परेशानियां देखते हुए निकाल दिया। आज कर्मचारी की इतनी बुरी दुर्दशा है। सबसे बड़ा मुद्दा, कर्मचारी अब तक कच्चा क्यों है आपके हिसाब से? देखिए, कर्मचारियों के अभी तक की कच्चे रहने का जो प्रमुख कारण है, एक तो शासन प्रशासन और सरकारों की उदासीनता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इस विभाग के अंदर, अगर मैं नगर निगम की बात करूं, तो नगर निगम के अंदर जरूरत से ज्यादा संगठनों का मौजूद होना है, और संगठन होने के बावजूद भी वो लोग कभी एक मंच पर नहीं आते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। और तीसरा चौथा कारण जो है वो ये है कि जो संगठन को चलाने वाले लोग हैं वो एक्चुअल में ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत जो संवैधानिक अधिकार हैं वो स्वयं नहीं जानते, तो अपने कर्मचारियों को वो उसके लिए कभी कैडराइज नहीं करते, कभी प्रशिक्षण नहीं देते, और उनको आंदोलन की महत्वता के बारे में कभी बताते नहीं हैं। यही कारण है कि कोई भी आंदोलन, आपने जितने भी आंदोलन देखे होंगे, कर्मचारी आता है और आने के एक घंटे तक मुश्किल से रुक पाता है। जब तक प्रोग्राम खत्म भी नहीं होता तो कर्मचारी वहां से नदारद हो जाता है। तो ये गैर प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण हो रहा है, और उनको अपने संवैधानिक अधिकारों की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। कपिल साहब, एक सवाल ना मुझे बार बार परेशान करता है। मैं जब पहले प्रदर्शन कवर करता था, धरने कवर करता था, तो मैं देखता था सैकड़ों कर्मचारियों की तादाद में कर्मचारी जिसके नेतृत्व में, जिस यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है, उसके साथ खड़े होते थे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, आज कर्मचारी की तादाद वो तादाद नहीं जो पहले थी। क्या कर्मचारी का विश्वास यूनियनों से हट रहा है? क्या कर्मचारी अपना विश्वास, अपना समर्थन यूनियन नेताओं को नहीं दे पा रहा है? क्या वजह क्या है? एक्चुअल वजह क्या है? देखिए, लंबे समय से आपने वैसे अपने सवाल का जवाब अपने आप ही दे दिया। कर्मचारियों के बीच में और ट्रेड यूनियन के नेताओं के बीच में जो एक विश्वास होता है अपने लीडर के प्रति कि ये हमारा नेता है और हम इसकी बुलाई हुई मीटिंग में जाएंगे तो ये हमारे वेलफेयर के लिए कुछ अच्छे काम करेगा, ये बातें सुन सुन करके 25 साल तक कच्चे कर्मचारी के कान पक चुके हैं। बिल्कुल। हर यूनियन, हर फेडरेशन, चाहे कोर कमेटी हो, चाहे परिसंघ हो, चाहे जो भी जितने भी इन्होंने बना रखे, सब लोग एक ही राग को अलापते हैं, बुलाते हैं, लेकिन कर्मचारी को राहत नहीं मिली। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो भी उनको आज तक मुहैया नहीं कराई गई। तो जो विश्वास है यूनियनों के प्रति, अब कर्मचारियों का विश्वास धीरे धीरे डगमगाना शुरू हो गया है, और अब उन्हें यह लगने लगा है कि अब इन यूनियन के नेताओं के, प्रतिनिधियों के बहकावे में आकर के हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो विश्वास खत्म हुआ है, सबसे पहले उस विश्वास को दोबारा वापस लाने की जरूरत है, उसको कायम करने की जरूरत है। जब तक वो विश्वास कायम नहीं होगा, अब आप देखिए, जो लोग पक्के हो रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं जिन नेताओं ने भी पक्के कराए हैं, मैं कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह है कि जो पक्का होने की रफ्तार है, अगर यही रफ्तार रही तो आज के समय में जो कच्चा कर्मचारी, जो लास्ट वाला कच्चा कर्मचारी है, उसको पक्का होने में तो 100 साल लगेंगे।
और जब तक वो रहेगा नहीं। और आज हालात ये है कि कच्चा कर्मचारी 60 साल की उम्र की बाध्यता के कारण कच्चा का कच्चा रिटायर होना शुरू हो गया है। तो अगर वो कच्चा कर्मचारी कच्चा का कच्चा रिटायर होना शुरू हो गया है तो उसने अपने जीवन के जो जवानी के 25 साल 30 साल यहां पर दिए हैं, उसका तो पूरा जीवन खराब हो गया। उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना उसको टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा, ना उसको मेडिकल सुविधा मिलेगी। उसको क्या मिला? आखिर उसकी आंखों में जो आज आंसू है उसकी जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार अगर सरकार है, अगर उसका जिम्मेदार निगम का प्रशासन है, तो उसके बराबर के जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो एक ही जाति के होने के बावजूद, एक ही वर्ग के होने के बावजूद, एक ही विभाग के होने के बावजूद, एक ही जैसा डेजिग्नेशन होने के बावजूद भी जिन्होंने यहां पर 50 दुकानें खोली हुई है। क्या जरूरत थी इतनी यूनियन बनाने की? अरे एक यूनियन बनाओ, समय पे उसका इलेक्शन कराओ, अपना प्रतिनिधि बदलते रहो, सब लोग मिलकर के काम करो। अगर ऐसा होता तो अब तक ये कर्मचारी 25 साल तक पक्का होने की राह ना देखते। तो ये सब लोग जिम्मेदार हैं, कोई एक ही जिम्मेदार नहीं है। सरकारें भी जिम्मेदार है और निगम प्रशासन भी जिम्मेदार है और यूनियनें भी जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? आज हल यह है, देखिए मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम नगर निगम में काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जो आदमी बीमार होता है हॉस्पिटल में बीमार को ही एडमिट होना पड़ता है। जो बीमार होता है उसी को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जो बीमार होता है उसी को दवाई खानी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बीमार तो कच्चा कर्मचारी है और अगुवाई और आंदोलन यूनियन के पक्के नेता करेंगे, ये चीजें संभव नहीं है। अगर दिल्ली के नगर निगम के अंदर काम करने वाले, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे बेलदार हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, स्कूल में काम करते हो, चाहे हॉस्पिटल में काम, जितने भी कर्मचारी हैं, अगर ये लोग वास्तव में पक्का होना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ एकजुट होकर इन्हें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने जितने भी मांग पत्र देखे, आपने सारे मांग पत्र के अंदर पहले पॉइंट से लेकर के लास्ट तक अगर देखा होगा तो नंबर 1 पे पॉइंट लिखा होता है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, लेकिन पक्का कोई नहीं होगा। बिल्कुल सच है। बाकी पॉइंट नीचे होते हैं, लेकिन पक्के कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हल हो जाते हैं और कच्चा कर्मचारी वहीं का वहीं रुका हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा कारण वो ये है, ये मुझे बात कहनी भी चाहिए लेकिन लोग देखेंगे और उनको देखना चाहिए, सच्चाई कड़वी होती है। जूनियर लोग जो यूनियन के नेता हैं, जो यूनियन चला रहे हैं, वो जूनियर होते हुए भी पक्के हो गए, बिल्कुल हो गए। और जो जेन्युइन और एक्चुअल कर्मचारी है और जो कमेरा कर्मचारी है वो आज 25 साल से इंतजार कर रहा है। तो ऐसे गद्दार नेताओं के ऊपर कर्मचारी कैसे विश्वास करेगा? जो कमेरों को पीछे छोड़ करके लुटेरे लोग आगे आ रहे हैं, ऐसे लुटेरों पर कमेरे लोग कभी विश्वास ना करेंगे और ना उनको करना चाहिए। एक सवाल ले रहा हूं मैं आपसे। आपने कर्मचारी को एकत्रित करने की बात कही अभी, दीपक प्याल साहब से मेरी बात हुई, आपने देखा होगा इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि 22 तारीख जो आने वाली है उसमें गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पर 1 अक्टूबर में प्रदर्शन होने वाला है। क्या उस प्रदर्शन में कर्मचारियों को एकत्रित करने के लिए आप उनके साथ समर्थन में हो या क्या मैटर है? देखिए, ये जो प्रोग्राम है आपने कुछ दिन से देखा होगा, ये जिक्र आपने कर दिया, ये मैं करना नहीं चाहता था। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के ऑर्डर के बाद में वर्गीकरण के नाम पे तमाम नेता बन रहे हैं, कूद रहे हैं, अलग अलग जातियों के नेता, इसलिए मैंने सवाल पूछा है। अलग अलग कूद रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अपने आप को छोटा भाई बता रहा है, कोई अपने आप को बड़ा भाई बता रहा है। मेरा उन तमाम वाल्मीकि समाज के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से और जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं, उन भी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से ये आग्रह है कि वास्तव में आप अगर इस पायदान के सबसे निचले तबके पर खड़े हुए कर्मचारियों को राहत देना चाहते हो तो आप बड़े बड़े नेता हो, आप सारे इकट्ठे होकर के 22 अक्टूबर को आओ ना सिविक सेंटर पर, घेरो ना उसको, कमिश्नर को कराओ ना उसके खिलाफ FIR,
भाई SC/ST एक्ट के अंदर अगर हमारे कर्मचारी का शोषण हो रहा है और वो वाल्मीकि समाज से संबंधित है तो कमिश्नर की FIR कराओ SC/ST एक्ट के अंदर। तो मैं ये घोषणा कर रहा हूं आज कि पिछले कई सालों से ज्ञानेश भारती बच गए, दुर्भाग्यवश बच गए, क्योंकि वो बॉस था इस विभाग का और वो बाई द वे इसी जाति का था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सर श्री राजकुमार दिगान साहब जो कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो तो कहते हैं कि ज्ञानेश भारती जी बहुत अच्छा काम करके गए हैं कर्मचारियों के लिए। देखिए, मैं बात अच्छे और बुरे की नहीं कर रहा हूं और कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। अगर अच्छा काम कर रहा करके गया होता तो कच्चे कर्मचारी पक्के हो गए होते भाई, पक्के होने चाहिए था ना। क्या कच्चे कर्मचारी को मेडिकल की सुविधा मिल पाई? नहीं मिल पाई। क्या कच्चे कर्मचारी को जो 60 साल की उम्र का बहाना बना के जबरन धक्के दे करके रिटायर किया जा रहा है, क्या उसको रिटायर होने से रोका गया? तो क्या काम करके गया ज्ञानेश भारती? सर एक सवाल मैं ले रहा हूँ, मुझे याद आया बहुत। नहीं, पहले मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्ञानेश भारती इसलिए बच गया क्योंकि वो अनुसूचित जाति से था। लेकिन वर्तमान में जो लोग सिविक सेंटर में बॉस बन करके बैठे हुए हैं, अगर 22 अक्टूबर को उन्होंने सही गंभीरता से उस प्रदर्शन को लेते हुए कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की प्रक्रिया शुरू ना की, तो मैं इंजीनियर DC कपिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का, आज इस बात की घोषणा करता हूं कि उसी दिन उनकी FIR कराऊंगा SC/ST एक्ट के अंदर और उनको जेल भिजवाने का काम करूंगा। किसी भी सूरत में दिल्ली नगर निगम के अंदर काम करने वाले किसी भी कच्चे कर्मचारी को, विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों को, उनके प्रति जो शोषण हो रहा है, उनको जो ठेकेदारी प्रथा में ढकेला जा रहा है, उनको डैम्स और वार्ड से निकाल करके स्कूलों में ढकेला जा रहा है, उनको डैम्स के और वार्डों से निकाल करके हॉस्पिटलों में डाला जा रहा है, ये प्रथा को बंद करना पड़ेगा। ठेकेदारी प्रथा बंद करनी पड़ेगी और हर हाल में इनको पक्का होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर ये पक्का नहीं होते हैं तो इन सरकारों को भी हम दिखाएंगे। केजरीवाल ने झूठ बोला था, भाजपा झूठ बोलती रही है। 4 महीने बाद चुनाव है। मैं तो सब लोगों को आह्वान भी करता हूं कि आइए मैदान के अंदर वोट की चोट करने के लिए। जिस समाज को धोखा दिया है, जिस पार्टी ने भी दिया है, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी सबकी जमानत जब्त करिए। और मैं तो वाल्मीकि समाज को तमाम आह्वान किया और आज फिर कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमने ये आह्वान किया कि इस बार आने वाले 2025 फरवरी के चुनाव के अंदर अपनी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करो और वाल्मीकि मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर बनाओ। जब तक तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जब तक तुम्हारी समस्याओं का निवारण नहीं होगा, और तुम बना सकते हो क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी तादाद आपकी है। तो जब तादाद हमारी है, वोट हमारी है, तो हम कटोरा लेकर के नालायकों के सामने खड़े क्यों हैं कि हमें पक्का करो। मैं राजनीति से निकल कर ना यहीं आता हूँ वापस, हम राजनीति की तरफ चले गए। अब मैं 2 संगठनों के नाम लेने वाला हूँ आपसे। मैं आपसे उनका दायित्व, क्या वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, ये जानना चाहता हूँ। देखो, क्योंकि आपका तजुर्बा ही कर्मचारी को शायद रास्ता दिखा पाए। दिल्ली कोर कमेटी और दिल्ली की फेडरेशन में तकरीबन 20 से ज्यादा संगठन है और कोर कमेटी में तकरीबन 40 से ज्यादा संगठन आज काम कर रहे हैं, जो दोनों ही दावे कर रहे हैं कि हम कर्मचारियों को पक्का कराने का काम कर रहे हैं और दोनों मान भी रहे हैं। मैं सच बताता हूं, दोनों मान भी रहे हैं और भले से चाहे धीमी गति से कर्मचारी पक्का हो रहा है, लेकिन दोनों ही अपना अपना स्पष्टीकरण कर्मचारी को दे रहे हैं। दोनों क्या सुचारू रूप से दोनों ही संगठन, मैं पहले कोर कमेटी की बात करता हूं फिर फेडरेशन की बात करूंगा, या आप दोनों का जवाब देना चाहें तो आप दोनों का जवाब दे सकते हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, फेडरेशन और कोर कमेटी। 60 संगठन लेकर जो दो संगठन ये चल रहे हैं, क्या वो अपना दायित्व कर्मचारियों के प्रति ईमानदारी से निभा रहे हैं? देखिए सर, बेबाक सवाल है ये, हमें जवाब देने में दिक्कत हो आपको। हमें आलोचना करने से बचना चाहिए, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब तो जरूर दिया जाएगा। अगर ये सही तरीके से काम हो रहा होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर दो क्यों हैं? अलग अलग बनने की जरूरत क्या है? एक आदमी लेटर लगाता है, प्रदर्शन करता है तो दूसरा तमाशा देखता है, फिर जब दूसरा लगाता है तो पहला तमाशा देखता है। राइट बात, सच है। अगर ये वास्तव में हितैषी हैं तो फिर एक साथ क्यों नहीं है? यही तो मानते हो ना। दूसरी बात जो मैंने अभी कही, स्वामी दयानंद अस्पताल से
कर्मचारियों को हटा करके डेम्स के कर्मचारियों को वार्ड से हटा करके एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को वहां पर ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल लगाया गया। ठीक है, सही। अगर उस प्रक्रिया को हमने रोका होता, ठीक है, तो मैनेजमेंट और प्रशासन के दोबारा फिर इस तरीके के ट्रांसफर करने का हौसला ना बढ़ता। हुआ क्या कि जब उसको रुकवाने का समय था, ये कोर कमेटी तभी बनी, और ये कोर कमेटी मुझे ईडीएमसी के मुख्यालय पर, सच खोल रहे हो आप? ईडीएमसी के मुख्यालय के गेट पर मुझे अकेला छोड़ करके कोर कमेटी बनाने चले गए। हमने किसी को मना नहीं किया, सारे सम्मानित साथी है, सबको राष्ट्रीय पद दिए, सबके बार, सबके घर 50-50 बार गए, सबको समझाया इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। लेकिन यहां पर जो मूंछों की लड़ाई और पगड़ी की लड़ाई है, इसी लड़ाई की वजह से कर्मचारियों का सत्यानाश हो रहा है। मैं तो इन तमाम सम्मानित साथियों से इनकी आलोचना किए बगैर इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि वास्तव में तुम अगर हितैषी हो तो ये एक जगह बंटना, 2 जगह बंटना, 3 जगह बंटना, इसको छोड़ दो, एक साथ बैठो, एक साथ आओ और इन कर्मचारियों का भला करो। नहीं तो ये कच्चे कर्मचारी कभी भी जीवन में, ये और इनके बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी बदहाली का जिम्मेदार जितना प्रशासन और सरकार है, उससे कहीं ज्यादा ये यूनियन के नेता है और ये लीडर हैं जो एक जगह इकट्ठे होकर के इनके लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे। कैसे होंगे सर इकट्ठे? मैं तो इतने सालों में नहीं देख पाया। होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, आपको झलक दिखाई देगी 22 अक्टूबर को, होना पड़ेगा। क्या कोर कमेटी और फेडरेशन को आप लाने के लिए? मैं कोर कमेटी, फेडरेशन और तमाम सम्मानित यूनियन के प्रतिनिधियों के पास जाऊंगा, निवेदन करूंगा, उनको समझाऊंगा, फिर प्रयास करेंगे हम कि सब लोग एक साथ आएं। और अगर नहीं आएंगे तो फिर 22 के बाद पता लगेगा कि कौन यूनियन चलाएगा यहाँ पर और किसकी दुकानें बंद होंगी। ये चैलेंज भी है मेरा इस बात पर। सर आज मुझे लगता है कि एमसीडी में आज पहली बार ऐसा हो रहा है, और मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूँ कि आज किसी एक व्यक्ति ने यूनियनों को आज चैलेंज कर दिया है। देखिए, यूनियन के चैलेंज की बात नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार काम किया है, वो काम को अंजाम नहीं दे पाए, एक अलग बात है। पर अगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का, एक तो मैं कुछ जानता नहीं और बताओ तो मानता नहीं, तो ऐसे आदमी तो सबसे खतरनाक होते हैं। ना तो उन पे काम करना आता और ना ही ये किसी की बात मानते। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, 22 अक्टूबर के लिए गेट नंबर 5 सिविक सेंटर के लिए कर्मचारी को कैसे आमंत्रित करेंगे? देखिए, उधर देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सारे नेता एक जैसे नहीं है, ये भी पहले सुन लीजिए, क्योंकि क्लेरिफिकेशन होना भी जरूरी। बहुत से नेता ऐसे भी तो हैं जो खुद कर्मचारी ना हो करके फिर भी लड़ रहे हैं। जय भगवान चारण उन्हीं में से हैं, जय भगवान चारण, संत लाल चावरिया उन्हीं में से हैं, बिल्कुल उन्हीं में से, संजय गहलोत भी कुछ हद तक उन्हीं में से हैं, आरबी उटवाल जी भी उसी में से हैं, बेनीवाल जी उन्हीं में से हैं, हमारे जो है चावरिया चेतन दास, बहुत सारे ऐसे ईमानदार लोग हैं जो खुद कर्मचारी नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं एक बात और बताता हूं, मुझे बड़ा दुख है इस बात से। अभी भी कपिल साहब ने जो है नाम लिया मलुकचंद बेनीवाल जी का, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। आप जब ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो 2 दिन उनको इस दुनिया से गए हुए हो गए। आरबी उटवाल जी 15 दिन के आसपास हो गए उनको गए हुए, और चेतन दास चावरिया जी को तकरीबन 1-1.25 साल का टाइम हो गया उनको गए हुए। लेकिन ये वो नाम है जो इस निगम समाज में, इस वाल्मीकि समाज में, वाल्मीकि समाज की शान है। और इस निगम समाज के अंदर कर्मचारियों के बीच, जब तक निगम कर्मचारी का अस्तित्व देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है, तब तक ये वो नाम है जो अब जिंदा रहने वाले हैं। कपिल साहब, एक शॉर्ट में 1 मिनट और दूंगा आपको, बस मैं, मुझे लास्ट बता दो, आप 22 अक्टूबर के लिए कैसे आमंत्रित करोगे? कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं तमाम साथियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, और मैं सिर्फ वाल्मीकि समाज के यूनियनों से और संगठनों से की बात नहीं कर रहा हूं। जहां तक भी मेरी आवाज जारी है, वो चाहे खटीक समाज है, चाहे जाटो समाज है, चाहे चमार समाज है, चाहे भीम आर्मी है, चाहे कोई राजनीतिक दल है, चाहे कोई धोबी है, चाहे कुम्हार है, अरे वास्तव में तुम अगर चाहते हो कि ये हमारे भाई हैं और तुम इनको छोटा भाई कहते हो, इनका हाथ पकड़ करके आप ऊपर लाना चाहते हो, तो 15,000 रुपए की नौकरी में इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर वास्तव में तुम चाहते हो कि दिल्ली के अंदर हाउसकीपिंग के नाम पर जो 5 लाख सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं जो है इस दिल्ली के अंदर, अगर उनकी चहुमुखी विकास की बात करते हो और चाहते हो कि उनके बच्चे भी आगे पढ़ें, उनकी संतानें भी आगे पढ़े, वो एजुकेशन ले पाए, इस देश का भविष्य बने, तो एक बार सब लोग 22 तारीख को इकट्ठा हो जाओ
और एक बार सिविक सेंटर को घेर लो और घेर करके इन कर्मचारियों को एक झटके में पक्का करा दो। ये और इनके बच्चे तुम्हें दुआएं देंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि सब लोग 22 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने और हमें जो है सहयोग और समर्थन इस बात का दें। हम कर्मचारियों की लड़ाई नहीं बल्कि कर्मचारियों के उन बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो शिक्षा से महरूम है, जो अधिकारों से महरूम है, और अगर समय पर उनको राहत ना दी गई तो शायद हमें अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने का कोई हक नहीं होगा। तो दोस्तों, शायद बड़े दिनों बाद आज मेरे कैमरे ने और इस माइक के जरिए जो आवाज आप तक पहुंच रही है, बड़े दिनों बाद ऐसी आवाज सुनी है और आंखों ने, यकीनन मेरी आंखों ने तो देखा है। अभी कई दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था विनोद संगत जी का, उसमें आपने सुना होगा। बहुत ही जो रूप उन्होंने अख्तियार किया, कर्मचारी उससे वाकई में बहुत खुश हैं और काफ़ी कर्मचारी ने मुझे फ़ोन भी किए, कमेंट भी किए, मैसेज भी किए और शायद आज भी बहुत कमेंट आने वाले हैं। जब हम ये इंटरव्यू देख रहे होंगे आप सब लोग, तो बहुत कमेंट इकट्ठे हो चुके होंगे। यही चाहिए, निगम के अधिकारियों से कर्मचारियों का हक लाने के लिए यही जज्बा चाहिए, यही आवाज़ चाहिए और एटीट्यूड भी यही चाहिए दोस्तों। तो मैं सब अपने निगम के उन सभी नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूं, आवाज उठाइए। कर्मचारी इंतजार कर रहा है, बहुत लंबा समय बीत चुका है, कर्मचारी से अब सब्र नहीं हो रहा, सब्र का पैमाना अब छलक चुका है, बाहर आ चुका है, अब नहीं हो पा रहा। कर्मचारी के बच्चे शिक्षा से महरूम, बिल्कुल सही कहा डीसी कपिल साहब ने। मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत कर्मचारियों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सबका यही दर्द है, यही उनका जो दर्द को बयान करने का तरीका है, शायद मैं बता नहीं पा सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के कि कर्मचारी के घर की हालत जब मैं देखता हूँ तो अपने को कितना दुख होता है उस बात से, लेकिन वो कर्मचारी उसको फेस कर रहा है। कुछ लोगों की गलती की वजह से वो कर्मचारी नहीं करना चाहिए। तो कृपया मेरी नेताओं से सभी आग्रह करता हूं मैं कि एकत्रित हो, डीसी कपिल साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, गेट नंबर 5 पर कर्मचारियों की आवाज को पहुंचाएं और निगम प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से और निगम के कमिश्नर साहब से और दिल्ली की मेयर साहिबा से उनका हक लेकर आए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।